गुड आफ्टरनून। कैसा एग्जाम? नाज बानो, कैसा हुआ एग्जाम? सब कमाल कर रहे हो तुम लोग। Good afternoon, sir. Good afternoon. मैं वैसा नहीं कर सकता। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एग्जाम अच्छा हुआ तुम लोगों का? सर जी सुनो तो। मेरा बहुत खराब गया सर। सर ये एक बायोलॉजी में एनसीईआरटी से बाहर का आता है ना कुछ कुछ क्वेश्चन। देखो देखो बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन आते थे पिछले 1-2 साल से। डायरेक्ट बाहर नहीं है, घुमा के हैं, ऐसे हैं कि तुम्हें ना बने। इकोलॉजी का एक क्वेश्चन पहले हमेशा बाहर रहता था, अब आजकल 2-3 सालों से नहीं बाहर थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के जरूर है। तो तुम्हें ये मान के चलो कि तुम्हें एनसीईआरटी के बाहर, तुम यदि मुझे पूछोगे कि सर हम कितने परसेंट के लिए प्रिपेयर है कि एनसीईआरटी से बाहर आ सकता है, तो मैं तुम बोलूंगा कि ना 5% के लिए प्रिपेयर हो कि 5% एनसीईआरटी से बाहर आ सकता है। यानी 90 में से लगभग 84-85 क्वेश्चन तो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही रहेंगे। 4-5 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। उसमें भी यदि तुम एनसीईआरटी के बाहर का कुछ मटेरियल नहीं पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के पढ़ा हुआ होगा तो उनमें से भी लगभग सारे समझ के पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो अपने कंसेप्ट से तुम कर पाओगे उनको, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत टेस्ट में इकोसिस्टम भी था क्या? हाँ, टेस्ट में इकोसिस्टम भी था सिलेबस में। हाँ 10-12 ठोक देख ली मैं। अच्छा, और डाउन सिंड्रोम वाला भी था सर एक क्वेश्चन। हाँ तो डाउन सिंड्रोम वाला तो डिजीज में आ जाता है इसलिए। हाँ सर वो ठीक है, लेकिन इकोसिस्टम वाला दिए थे क्या आप? क्या था इकोसिस्टम का क्वेश्चन? बोलो, मैंने पढ़ा तो सर था दिया ना। हाँ पढ़ा दिए थे, बन भी गया क्वेश्चन, लेकिन मतलब दिए थे कि नहीं ये नहीं पता। रिलेवेंट लगा होगा क्योंकि इकोलॉजी में कैसा क्या होता है, 1-2 हाँ बन तो गया वैसे क्वेश्चन। तो फिर चलो कोई बात नहीं, यदि अभी कैटेगरी हो जाता है इकोलॉजी में आ जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट बॉर्डर लाइन नहीं है ना, कुछ पॉइंट्स ओवरलैप भी होते हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ तो लिया था हमने। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। चलो देखो, जो पेपर तुम लोगों को दिया था उस पेपर में तुम ये मान के चलो कि तुम यदि ऐसा सोचते हो कि सर मेरा 100% सिलेक्शन हो ही जाए तो मुझे उस पेपर में कितने स्कोर पे मिनिमम रहना जरूरी था, ये मान के चलो कि 300 के आसपास यदि तुम आ पा रहे हो, 280, 290, 300 के आसपास यदि तुम आ पा रहे हो बायो में, तो वो एक अच्छा स्कोर। 300 प्लस एक अच्छा स्कोर, 300 से कम है यदि तो वो थोड़ा कम है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बस। सर आपने इकोसिस्टम में वो डायग्राम दिया था, कौन सा डायग्राम दिया था?
वो सन बना था और वो उसमें बहुत सारे लेवल्स वगैरह थे, वो वाला डायग्राम दिया था। एक मिनट, ये वाला डायग्राम, यस सर। ये इकोसिस्टम का थोड़ी है। वो सिस्टम का नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जोनेशन किस तरीके से होता है लाइट के अकॉर्डिंग, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, देखना पढ़ाया था ये तुमने। लाइट वाले जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स में लाइट वाली बात होती है ना, वहां होता है। एक्चुअली वो ना मेरी कॉपी में शफल हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो वैसे मैंने इकोसिस्टम का क्वेश्चन दिया नहीं था, बट कुछ ओवरलैपिंग होता है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमसे बनेगा नहीं या तुमको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल ही दूसरे टॉपिक का आ जाए। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। हाँ देखो, एनसीईआरटी ही पढ़ो। मैं तुम्हें वापस से एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी, लेकिन तुम्हें समझ के पढ़ना है। लेकिन तुम्हें समझ के पढ़ना है। यदि तुमने इतना काम अच्छे से किया है ना, तो तुम आराम से लगभग सारे क्वेश्चन कर पाओगे। यदि कोई बच्चा एनसीईआरटी की लाइंस को रटता है, समझता नहीं है, तो 5-6 क्वेश्चन में फंस जाएगा। और यदि कोई बाहर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो पढ़ लेता है, तो वो 100% सही है। ठीक है, यदि पेपर कैसा क्या है, लास्ट ईयर का ट्रेंड मान के चलते हो कि सर लास्ट ईयर जैसा आया था उसी टाइप का आएगा, तो क्या करें? तो एनसीईआरटी कंसेप्चुअली पढ़ लो बस। एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली पढ़ लो बस, हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है ये, जो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन तुम कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस चक्कर में ही पड़ा हुआ है कि बायो का नाम आते ही इसके दिमाग में एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड एक अक्षर भी नहीं पढ़ना चाहते 99.9% स्टूडेंट। 0.1% स्टूडेंट है जो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। उनके टीचर ने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया या एक्स्ट्रा पढ़ने को बोल दिया तो वो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रेस में क्या होगा, जब तक एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा तब तक सब बराबर है लगभग। लेकिन जैसे ही थोड़ा पेपर टफ हुआ तो क्या होगा, वो 0.1% सबसे पहले लीड लेगा। 0.1% बच्चा जो है वो सबसे पहले सबसे आगे निकल जाएगा। वो बाकी लोगों से 4 से 8 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के अपना सीट फिक्स कर लेगा कि मैं तो सिर्फ कोई जाऊंगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा ना दीदी? क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? सर उसका माइक ऑन है बीच में। हाँ माइक ऑफ रखो, ठीक है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी को कंसेप्चुअली पढ़ो ताकि तुम एटलीस्ट 99.9% बच्चों में तो रहो, और 0.1% के लिए अलग से परेशान मत हो। पढ़ते टाइम यदि कोई पॉइंट आ जाता है तो उसके रिलेटेड थोड़ा डिटेल देख लो बस। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने वाटर जो पॉल्यूशन है वहां तक पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट देखो, यदि हम सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, बहुत सारा सॉलिड वेस्ट होता है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम नॉर्मली कहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि अच्छा मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाऊँ तो तुम्हें पता लगेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। मैं दिल्ली में रहता था, रोहिणी में। तो रोहिणी ना बहुत मतलब क्लीन, साफ सुथरी, बढ़िया सुंदर सी जगह, खूब सारे पेड़ वेड़ है, बहुत सारे पार्क है, साफ सुथरी जगह। बहुत सेक्टर 18 में रहता था। तो वहां पर क्या क्या हुआ कि वहां पर ना एक, मैं नया नया जब रहने के लिए गया था तो मैंने एक जगह पे रेंट पे एक फ्लैट लिया, वहां पे रहता था। और क्या होता था कि ना मुझे उस टाइम पे कचरा डालने की जगह पता नहीं थी कि कचरा कहाँ फेंकना है। तो जैसे खाने वाने की चीज और कुछ बच गया तो एक पॉलिथीन में मैंने लिया। और मैंने नोटिस किया था जब मैं वहां से थोड़ा दूर जाता था ना, तो रास्ते में एक जगह मुझे लगता था कि यहाँ पे कचरे पड़े रहते हैं। एक टूटा हुआ बाथ टब जैसा पड़ा हुआ था रोड के साइड में, वहां पे कचरे पड़े रहते थे, ऐसा मैंने नोटिस किया हुआ था। तो घर में कचरे हो गए एक थैली भर के, तो मैंने सोचा इसको ना वहां पे फेंक दूंगा। मैं लेकर के गया और मैंने क्या किया, वहां पे फेंक दिया। जैसे मैंने वहां पे फेंका कचरा, एक आदमी ने पकड़ लिया मुझे।
एक आंटी ने मुझे बोला ये कचरा फेंकने की जगह है, आप तो कचरा फेंक रहे हो, कचरा फेंकने की जगह है। तो मैंने आंटी को देखा, मैंने बोला हाँ मुझे तो कचरा फेंकने की जगह दिख रही है। उसके बाद जो उसने मुझे डाला, तो मैंने बोला यार कचरे तो पड़े यहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि ये कचरा है, यहाँ पर हम जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने के लिए कुछ चीज होती है वो हम यहाँ डालते हैं, जो सूखा हुआ बाटटा बना हुआ। प्लास्टिक दिख रहा है तुमको यहाँ पे? प्लास्टिक तो नहीं दिख रहा, कचरा तो दिख रहा है लेकिन प्लास्टिक तो नहीं दिख रहा। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये यहाँ पे नहीं देखना है, कचरा फेंकने की जगह मुझे बताई कहाँ है। और मुझसे वो ऑफिस से उठवाया, बोला इसमें कुछ खाने की चीजें वो यहाँ पे डाल दो, बाकी सारे ले जाओ और दूसरी जगह पे जो जहाँ पे एक वो बनाया हुआ था बड़ा सा डस्टबिन, और वहां पे डाल दो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे ये भी पता पड़ा कि आखिर वो एरिया इतना क्लीन क्यों। ठीक है, तो जब सॉलिड वेस्ट की बात आती है ना, तो सॉलिड वेस्ट में तो तरह तरह के वेस्ट है। यानी हमारे पास कुछ खाने के लिए कुछ फ्रूट खाया उसका छिलका भी है, या घर पे कुछ खाना बच गया वो भी है, कुछ पॉलीथीन भी है, कुछ प्लास्टिक भी हो सकता है, मतलब कुछ कैन वगैरह भी हो सकते हैं, डिब्बे वगैरह भी हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के वेस्ट होते हैं जो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो उन सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए या वो किस तरीके से हार्मफुल होगा, देखो सबसे पहले तो ये वेस्ट जो है वो 3 मेन कैटेगरी में आ सकते हैं। कौन कौन सी? एक हो सकता है बायोडिग्रेडेबल, यानी जैव अवक्षय प्रकार के वेस्ट हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और तीसरा हो सकता है रीसाइक्लेबल। तो ऐसे 3 कैटेगरी के वेस्ट जो है वो हम अपने डे टू डे लाइफ में 3 कैटेगरी के सॉलिड वेस्ट जो है वो देखते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की यदि हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कोई फ्रूट का छिलका, कोई सब्जी वगैरह हो सकती है, घरों में बच्चे रह गए, ठीक है, कोई एनिमल या कोई प्लांट का पार्ट है, मतलब टहनी है या पत्ते हैं, ये सब तो किस में आएगा? वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये वेस्ट टाइम के साथ में धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो क्या आएगा बताओ? जिसको कि प्लास्टिक, केन जो वगैरह, होते ठीक है ना। तो उस टाइप के वेस्ट जो है उसे हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये वेस्ट जो है वो डिग्रेड नहीं हो रहे, तो लगातार हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में अपने सराउंडिंग में देखता हूँ कि सॉलिड वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पॉलीथीन ही दिखती है। किसी छोटी मोटी दुकान पे गया ना तो रंग बिरंगी इतनी सारी पन्नियां टंगी हुई है, भले उसमें चिप्स की चार ही स्लाइस है, इतना सा चिप्स दे देंगे, पॉलीथीन इतने बड़े से सुंदर रंग बिरंगी बना देंगे वो हवा भर के। ठीक है, लोग तो ऐसा लगता है कि चिप्स नहीं पॉलीथीन खरीद जाएंगे। ठीक है, तो आजकल जो है वो ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है जहां पर हम क्या देख रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होगा और लगातार भाई प्लास्टिक जो बनाने वाली फैक्ट्रीज है वो क्या करे, तो बनाए जा रही जा रहा है, खत्म तो हो नहीं रहा, एक बार बनी गई। तो वो एक प्रॉब्लम। और रिसाइक्लेबल वेस्ट जो है वो कुछ ऐसे वेस्ट हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। यानी जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उनके कुछ चीजें हैं, या और भी कुछ ऐसे वेस्ट है। इवन प्लास्टिक भी कुछ हद तक रिसाइक्लेबल हो सकती है, उसके लिए भी मैं तुम्हें केस स्टडी बताऊंगा। ठीक है, तो रिसाइक्लेबल वेस्ट जो है जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे मान लो केन बनाया एल्यूमिनियम का या टिन का केन है, तो उस केन वो भले ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है लेकिन वो मेटल है ना, तो उसको वापस से उठा के उसको रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है। तो ऐसे 3 कैटेगरी के मेन वेस्ट होते हैं। अब इन वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो तुमने देखा होगा कि हमारे घरों में मतलब आजकल क्या होता है, वो कचरा उठाने वाले जो है वो गाड़ियां आती है, गीला कुछ कचरा इधर, सूखा कचरा उधर, ऐसा सब सिस्टम चल रहा है। तो गीला सूखा कचरा और कचरा उठा कर ले जाने से क्या ये सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, नो सर, नहीं, वो पॉल्यूशन दूर करने का तरीका नहीं है। वो तो क्या हुआ, कचरे को यहाँ से उठा के वहां रख दे रहे, आज हम यहाँ पे रहते तो यहाँ से उठा करके वहां पे रख दिया, ये है, ये किया हमने। सिटीज को तो क्लीन किया लेकिन सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन नहीं खत्म हुआ है उससे। ठीक है, वो तो तुमने एक जगह से दूसरी जगह पे रख दिया,
फिर करते क्या है, ये जो कचरे उठा लिए जाते हैं, क्या करते हैं उन कचरों का? ये बड़े बड़े ट्रक जो है वो जाते हैं शहर से थोड़ा दूर, सिटी से थोड़ा दूर जाएंगे, वहां पर या तो उसे किसी जमीन में गड्ढा खोद के वहां पर दबा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सैनिटरी डंपिंग। क्या बोलते हैं? सैनिटरी डंपिंग। कचरे को क्या किया, जमीन में गड्ढा खोदा, उसके अंदर दबा दिया। कितना गड्ढा खोदेंगे, कितना दबाएंगे, एक दिन सारी धरती खत्म हो जाएगी, सारी धरती के नीचे कचरा ही कचरा होगा। वॉली मूवी देखी कि नहीं? वॉली देखिएगा, वॉली मूवी नहीं देखी क्या? देखोगे तो पता लगेगा तुम्हें। नहीं देखी तो अच्छी बात है, अच्छे बच्चों तुम कि मैं नहीं देखते हो। जब वॉल्केनो होगा तो कचरा बाहर निकलेगा लावा को छोड़ के। क्या होगा, एक दिन सारी धरती पे कचरा ही कचरा इकट्ठा हो जाएगा, वैसी कंडीशन आ जाएगी। तो सैनिटरी डंपिंग में दबा देते हैं। और यदि हम दबाएंगे सीधे ही क्या करें, शहर से दूर एक जगह पे जाके और ना कचरे को निकाल के छोड़ देना चाहिए। उसको हम बोलते हैं ओपन लैंडफिल या ओपन लैंडफिलिंग। कचरे को एक ढेर जैसा बना के वहां पर छोड़ देना। तो कचरे के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट तो सॉल्यूशन नहीं है। कई बार क्या करते हैं, इन कचरों को लैंडफिल। मैं दिल्ली में था जब रोहिणी में, फिर रोहिणी से थोड़ा दूर जाता था, तो मतलब थोड़ा दूर जाकर के एक बड़ा सा पहाड़ जैसे बना, कचरे का पहाड़ था वो। मैं देखता था, मुझे लगता था कितना बड़ा पहाड़ है। तो पहाड़ सालों साल कचरा डालने की वजह से बन गया इतना बड़ा। और कभी कभी मैं आता था, देखता है रात को पहाड़ पे आग लगी हुई है, पहाड़ जल रहा है। तो लोग जब लगता था ढेर बहुत ज्यादा था तो जलाते भी थे उसको। क्या क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हुआ ये, महाफर्जी मैनेजमेंट है। एक तो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसमें आग लगा रहे तो धुआं और हो रहा है, पॉल्यूशन और हो रहा है। तो इस तरीके से सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट में सैनिटरी डंपिंग, ओपन लैंडफिलिंग या फिर इंसिनरेशन या पायरोलाइसिस, ये सब चीजें की जाती है। जलाया जाता है, दहन किया जाता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। तो इन सब से परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है वो वापस से प्रॉब्लम करने वाली है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसका सबसे बेस्ट तो अरेंजमेंट यही होगा कि यदि वो बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में है, और ये मुझे लग रहा है कि बायोडिग्रेडेबल में भी यदि पर्टिकुलरली हाउस होल्ड वाले जो वेस्ट हो रहे हैं, घरों में जो कचरा बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी का निकल रहा है, वो कौन सा है? मेनली सॉलिड वेस्ट। तो हमारे घरों में तो जो खाने की चीजें बच जाती हैं वो, या तरबूज लेके आया तो तरबूज खा लिया, उसका छिलका बच गया, या फिर संतरा है उसका छिलका बच गया, इस टाइप की चीजें रहती है, केला है उसका छिलका है। तो क्या करना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए? सोर्स रिडक्शन करना चाहिए, उन्हें एनिमल्स को खिला देना चाहिए। एनिमल को खिलाना सोर्स रिडक्शन। तो क्या हुआ, आपने उस वेस्ट को जो कि कल को कहीं पे सड़ रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा और फिर उससे पॉल्यूशन हो रहा होगा, उसको आप बचा सकते हो। तो एक तरीका क्या होगा, यदि इस टाइप का वेस्ट हमारे घर पे, तो उसे गाय को या एनिमल को खिला देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्लास्टिक के यूज पे तो मतलब भयानक बैन होना चाहिए। प्लास्टिक का यूज तो बहुत ही घटिया है। हाँ, मतलब बीच में भी जगहों पर बैन लगा भी था, लेकिन वापस से मुझे लग रहा है कि वो चलन में आ गया। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है ना, उसका बहुत जरूरी है कि ना उसके ऊपर मतलब लिमिटेड यूज हो, जहाँ पे बिल्कुल उसके बिना काम नहीं चल सकता, बस वही यूज होना चाहिए। बट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कि हाँ कहीं भी बाहर निकले तो यू डोंट नीड एनी पैकेज। आप यदि घर से बाहर कहीं भी निकलते तो आपको कोई पैकेट की जरूरत नहीं किसी चीज के, आपको ना थैली मिल ही जाएगी। ठीक है, दूध चाहिए थैली में ले लो, मत दोनों थैली में बोलो डिब्बा लेके आओ अपना। यदि हम गाय का दूध लेने जाते हैं तो गाय का दूध लेने जाते हैं तो वो तो गाय वाला बोल देता है कि भाई दूध वाला है, वो बोल देता है कि नहीं भाई अपना आप अपना जो भी डिब्बा है, जो भी डोलची है आपका वो दे दो और उसी में दिया जाएगा, थैली वैली वाला काम हमारे यहाँ। तो ऐसा कुछ होना बहुत जरूरी है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है इसके लिए प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल टीन कैन, ये सब इनकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये महंगे मेटल है ना। तो ये तो जो स्क्रैप पिकर्स होते हैं, जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, तो वो उनको ये मिल जाकर बड़े खुशी से ले लो कि अच्छा इसको तो रिसाइकलिंग हो जाएगी, इसको तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है।
और रिसाइक्लेबल कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह जो है उनकी रिसाइक्लिंग होती है। और इवन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उनके अंदर भी क्या होता है, मेटल वगैरह यूज होते हैं। जब वो रिसाइक्लिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें से मेटल वगैरह भी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका मैनेजमेंट होता है सॉलिड वेस्ट। क्लियर हो गई बात? तो सॉलिड वेस्ट जो है उनका ये सारा जो मैंने बताया कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप का मैनेजमेंट हो सकता है। अब इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी में प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको कैसे हम उस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन लेते हैं, बहुत अच्छा सा केस स्टडी दिया हुआ है अहमद खान। पढ़ा होगा तुमने कि अहमद खान जो है उनका क्या कहते हैं, उनकी प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री थी। 20 साल से वो प्लास्टिक बना रहे थे, लेकिन उनको ये फील हुआ कि प्लास्टिक जो है ना वो हार्म कर रहे हैं, नेचर के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्लास्टिक को, जो वेस्ट प्लास्टिक थे उनको एक फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया रिसाइकिल करके, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, क्या था वो पाउडर? पॉलीब्लेंड में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। और इस पॉलीब्लेंड को जब बिटुमेन के साथ मिक्स करके, बिटुमेन जो है वो यूज होता है रोड वगैरह बनाने में, तो इसके साथ मिक्स करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोड बनाया। रोड बनाने में। तो इन्होंने क्या किया ना, देखा जो स्क्रैप पिकर्स होते हैं जो प्लास्टिक वगैरह चुनते हैं, बीनते हैं, उनको यदि 1 किलो प्लास्टिक का 40 पैसा मिलता था, मैंने बोला कि मेरे पास लेके आओ प्लास्टिक में देता हूँ 6 रुपए, 1 किलो के 6 रुपए देता हूँ। तो उन्होंने इसका एक अच्छा यूज भी निकाला और प्लास्टिक जो है उसको रिसाइकिल भी करने का एक मेथड। और ये रोड जो है वो काफी मतलब वाटर रिपेलेंट टाइप के थे और ज्यादा ड्यूरेबल थे, तो ऐसा सब भी देखा है। ठीक है, तो ये अहमद खान वाली केस स्टडी में बहुत ध्यान। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादा जो है वो बनते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह है वो काफी ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट होते हैं, सॉरी डेवलप्ड कंट्री से इंपोर्ट होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह के अंदर। और वहां पर यदि ये वेस्ट है, मान लो जो भी वेस्ट बन रहा है उसका सबसे सही क्या होगा, रिसाइकलिंग वगैरह करना ही सही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ये तो क्या सॉलिड वेस्ट के बारे में। देन इसके बाद में बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। रेडियो एक्टिव वेस्ट, अब ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये कॉमन नहीं है, ये तो अनकॉमन, मतलब बहुत इजीली हमको नहीं देखने को मिलेगा। जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं उनके आसपास में हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो ज्यादा है ना। वहां पे क्या होगा, वहां पर लीकेज वगैरह के चांसेस हैं या कहीं पे, और ये एक तो वो हो गया। दूसरा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो हो सकता है कहां पर, हॉस्पिटल्स वगैरह। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैसे हो सकता है कि भाई एक्सरे वगैरह लेते हैं, एक्सरे वगैरह सीटी स्कैन वगैरह, तो उनके अंदर एक्सरे क्या है, रेडियोएक्टिव हाँ रेडिएशन तो है। तो उसके लिए क्या करना होता है, वो ध्यान रखना होता है। क्या चीज कि तुमने देखा होगा कि जब एक्सरे करवाने जाते हो तो वहां पर जो ऑपरेटर होता है वो एक लेड की वो पहना हुआ होता है ऊपर से एप्रन जैसे, ठीक है, या फिर जब वो उसको शूट करता है तो दूर हो जाता है, उस चैम्बर के अंदर खड़ा होता है, फिर वहां से शूट करता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को बचाता है। डॉक्टर भी जब पेशेंट का एक्सरे लेते हैं तो वो इस चीज को ध्यान रखते हैं कि हमें कितना एक्सपोजर रखना है, एक्सरे बहुत ज्यादा बार अननेसेसरी ना हो, जितनी जरूरत हो उतने, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव वेस्ट यदि कहीं पर मिल जाए, न्यूक्लियर प्लांट वगैरह जो है वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, रेडिएशन का बहुत खतरा है, तो सबसे पहले तो ऐसे प्लांट्स को सिटी से बहुत दूर बनाया जाए, है ना, सिटी से बहुत दूर बनाया जाता है। इसका भी रेडियो एक्टिव वेस्ट के थ्रू एक बार बहुत भयानक ट्रेजेडी हुई है। इसका एग्जांपल पढ़ा तुमने एनसीईआरटी की बुक में, चेरनोबिल एक्सीडेंट कहां पर हुआ था, रशिया में चेरनोबिल। वहां पर एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उससे रेडिएशन लीकेज हो गए थे और काफी सारे लोग जो है इससे अफेक्टेड हुए थे। और ऐसे एक और एग्जांपल है इसका 3 माइल आइलैंड वाला, TMI। तो ये दो एग्जांपल जरूर से ध्यान में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए कि रेडियो एक्टिव हैजार्ड का क्लासिक एग्जांपल कौन सा है, चेरनोबिल इंसिडेंट और
3 माइल आइलैंड PM। ठीक है, तो ये यदि कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट आ गया बाहर तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है बताओ। ये आया था नीट में क्वेश्चन लास्ट 2019 में। क्या सबसे सही तरीका होगा यदि रेडियो एक्टिव वेस्ट है? उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था कि उसे हम क्या करेंगे, स्पेस में भेज देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उसे हम समुद्र की गहराई में ले जा करके और फिर उसको दबा देंगे। तीसरा ऑप्शन, जमीन के अंदर 500 मीटर खड्डा खोद के और उसके अंदर रेडियो वो जो लाइट वगैरह की कोई बॉक्स होगा उसके अंदर डाल के दबा देंगे। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्यों? थर्ड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन सर, समुद्र की गहराई में। समुद्र की गहराई वाला ऑप्शन होगा क्या? नहीं, लैंड में। नो सर। क्यों नहीं होगा? समुद्र की गहराई वाला ऑप्शन क्यों खराब लग रहा है तुम्हें? मुझे तो सही लग रहा है, समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होती है। एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेगा। यस सर। ये बोलना चाहते हो? So what? Aquatic animals will be harmed by this method. यदि समुद्र की गहराई में दबा देते हो एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म हो जाएगा। Yes sir. Yes sir। या फिर तो फिर स्पेस में भेज देता है। स्पेस में कौन सा एनिमल है? स्पेस में भेज दो सर। एटमॉस्फेयर गवर्नमेंट इफेक्ट दिख जाएगी सर उससे में तो। सर फोर्थ ऑप्शन बताया ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन नहीं पता जो 3 ऑप्शन याद है क्या? तो सर ऑप्शन ही होगा। ले जाते स्पेस में भेजने का खर्चा बहुत ज्यादा है। वही तो सर, गवर्नमेंट बिक जाएगी हमारी। हाँ, तो फिर वो सही ऑप्शन नहीं है, तो फिर यही अल्टीमेटली सही ऑप्शन बच रहा है। हालांकि ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा तो नहीं है, इसमें भी कमियां तो है। क्या कमी है इसमें? सर लैंड सॉल्यूशन हो जाता है। यदि मान सॉइल लो सॉल्यूशन। बाय चांस कहीं पे क्या हुआ, अर्थ इरप्शन वगैरह हुआ या भूकंप वगैरह आया और कुछ पार्ट नीचे से ऊपर आया, तो उस तरीके हो सकता है कि भी इसके साथ बाहर आ जाए और किसी को पता नहीं चला, तो क्या होगा, साइलेंट वे में ये हार्म करता है। ठीक है, तो ये रेडियोएक्टिव वेस्ट क्या होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा था कि जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि रेडियोएक्टिव वेस्ट के ट्रीटमेंट का बेस्ट वे क्या होगा, और ये ऑप्शंस थे। तो अब ये किसी ने एनसीईआरटी 100 बार पढ़ी हुई होगी, तब भी वो सोचने पे मजबूर होगा कि हमें क्या आंसर करना है। भाई बात तो तीनों ही लग रही है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, तो फिर वो सोच के आंसर करेगा, रट के आंसर नहीं करेगा। तो बच्चा ये सोच के आंसर नहीं कर सकता कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ऑप्शंस ऐसे हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि आप सोचो कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है और क्यों लग रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नीट में ऐसा आता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि 5% क्वेश्चन, तो 5% क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी को समझ के पढ़ा हुआ होगा या कोई पॉइंट को तुम सोच के आंसर दोगे एनसीईआरटी में लिखी हुई बातों के रिलेटेड, तो तुम्हें वो सही मिल जाएगा, मतलब सही आंसर पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज गलत भी हो सकता है। ठीक है ना सर? देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वही जो अभी सब बोल रहे हैं, इट शुड बी buried deep 500 meter in earth, packed in a container that is impermeable for radiation. अर्थ के सरफेस को भी तो हार्म करेगा, फिर सॉइल को। 500 मीटर बॉक्स में बंद करके, कंटेनर में बंद करके, लेड का कंटेनर उसके अंदर बंद कर दिया और 500 मीटर की डेप्थ में हमने ले जाके उसे दबा दिया। ठीक है, 100 नहीं है बेस्ट, मतलब कंपेयर करें ना, 3 एग्जांपल जो मैंने बोले उन तीनों में से कंपेयर करें। ओके सर। 100% तो ये भी इफेक्टिव नहीं है, इसमें भी हो सकता है कि कल को किसी रीजन से बाहर आ गया या कुछ हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बाकी ऑप्शंस के कंपेयर में ये ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उसके बाद में, अच्छा एग्रीकल्चरल वेस्ट और उसके वजह से क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई था, है ना। यदि हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करें या फिर हम जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करें ज्यादा, तो उससे क्या होगा, है ना। तो इसके लिए केस स्टडी सुन लो। एग्रोकेमिकल वेस्ट से बचने के लिए हरियाणा के एक फार्मर थे रमेश चंद्र डागर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया खाद, जो खाद होता है ना, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं
ग्रीन मैन्योर, वो यूज करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो काउ डंग वगैरह होता है या कंपोस्ट वर्मी क्या बोलते हैं उसको, जो वर्म के थ्रू हमने क्या किया, हमने जो भी ऐसे मटेरियल थे जो प्लांट है कुछ या काउ डंग है या एनिमल एक्सक्रीटा है, उन सबको क्या करवाते हैं, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करवा करके हमने क्या किया, कंपोस्ट बनवा लिया और उस कंपोस्ट को यूज कर रहे हैं हम किसमें, अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे। तो इस तरीके से खेती करना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या बेनिफिट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन एक तो इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, केमिकल हर्बिसाइड्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह इनको कम से कम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइम पे, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा हर्बल होता है। तुमने कभी देखा होगा, तो कभी तुम मॉल में जाते हो तो एक नॉर्मल कोई दाल खरीद रहे हो और एक ऑर्गेनिक कोई पल्स खरीद रहे हो, दाल खरीद रहे हो, तो दोनों की प्राइस के अंदर ना काफी डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि ग्रीन मैन्योर यूज किया जाता है और वर्मी फॉर्म कंपोस्ट वगैरह जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं इस चैप्टर में। एक है ग्रीन हाउस और एक है ओजोन डिप्लीशन। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन में क्या क्या कंसेप्ट है ग्रीन हाउस का, बताओ कोई बच्चा। स्मॉल ग्लास हाउस जहाँ पे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। किसमें, ग्लास हाउस जहाँ पे प्लांट्स, ग्लास हाउस, ग्लास हाउस होता है उसके अंदर हम प्लांट्स करते हैं। क्यों, क्या बेनिफिट, सर वहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट होता है ग्लास हाउस में। हीट ज्यादा जनरेट करने के लिए। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि ग्रीन हाउस वाला कंसेप्ट ज्यादातर टेम्परेट रीजन की कंट्रीज में चलता है, क्या बोलते हो, अपने इंडिया में ग्रीन हाउस की जरूरत है क्या, जो गर्म जगह है उनको, जो ट्रॉपिकल रीजन वगैरह में जरूरत है क्या, नहीं, वहां पर तो ऑलरेडी टेम्परेचर जहाँ पर हमें लग रहा है कि टेम्परेचर कम रहता है, ग्रीन हाउस बना दिया तो क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होगा, कि जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ग्रो, जो प्लांट है उन्हें ग्रो करने में इजी रहेगा। तो ग्रीन हाउस का कंसेप्ट ये होता है कि लाइट एनर्जी जो अंदर आई, वो ग्लास हाउस है उसको पेनिट्रेट करके अंदर आई, तो फिर वो बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाती है, कुछ अमाउंट उसका ट्रैप हो जाता है टेम्परेचर। बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक्सक्यूज मी सर, किसी का माइक चालू है, प्लीज ऑफ करवा दो। तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है जिनने क्या किया, एक लेयर में कंबल जैसा बना दिया। कौन सी गैस है यहाँ पर, CO2। सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस CO2, कितना परसेंट, 60% टू मीथेन, कितना 20%। 20%। और CFC कितना 14%, 14%। and 26%। तो ये कुछ गैसेस हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है और क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ एक कंबल बनाने का काम। क्या होता है, सनलाइट जो हमारे अर्थ क्या है, क्या हुआ, दिन के टाइम पे जब धूप थी तब रोशनी आई, अर्थ जो है वो गर्म हुआ, उसने एब्जॉर्ब किया लाइट, और रात को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा जब रिलीज किया तो कुछ अमाउंट तो रिलीज हो गया, कुछ जो है वो यहाँ पर रुक हो गया।
फिर से कुछ अमाउंट रिलीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अमाउंट लाइट का जो है या एनर्जी का जो है वो अर्थ के ऊपर ही ट्रैक हो गया और कुछ अमाउंट जो है वो बाहर निकल गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से यानी ये गैस जो है वो एक ऐसा लेयर बना रहा है जो क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को बिल्कुल कम होने से रोक रहा है। ठीक है, थोड़ा वार्म रखता है उसको, थोड़ा गर्म रखता है। लेकिन यदि इन ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट बढ़ता जाए, यदि CO2 का अमाउंट हाई हो जाए, ग्रीन हाउस गैस या मीथेन वगैरह जो वो ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो लाइट बाहर निकलती है और कम बाहर निकलेगी। एनर्जी जो इंफ्रारेड की फॉर्म में बाहर निकलती है, हीट जो है किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, आपको इंफ्रारेड की फॉर्म में, तो ये कम जा पाएगी और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो कहां रह जाएगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही रह जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली अर्थ का टेंपरेचर जो है वो हो जाएगा। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। किसकी वजह से हुआ, मेनली CO2 का अमाउंट बढ़ने की वजह से, अदर गैसेस की मीथेन, CFC, N2O, इनकी वजह से। क्या इस ग्लोबल वार्मिंग से या ग्रीन हाउस इफेक्ट से कुछ बेनिफिट भी है क्या? इसको बेनिफिट है भाई, नेचर के पास, इकोसिस्टम के पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, वो अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश तो कर रहा है। क्या होगा, प्लांट्स को यदि CO2 ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा, प्लांट्स को है वो ज्यादा ग्रो करेंगे। CO2 ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं हम CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। क्या होता है CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है तो प्लांट जो है क्या करते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसे हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। थ्योरेटिकली तो ये बात सही लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जब चेक किया गया तो क्या देखा गया कि इन प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन जो सीड ग्रेन वगैरह थे उनके साइज छोटे छोटे थे। फाइटोट्रॉन, हम सुने क्या, फाइटोट्रॉन एक ऐसा चैम्बर होता है जहां पर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को एडजस्ट करके डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है उनके रिलेशन में प्लांट की ग्रोथ वगैरह स्टडी कर सकते हैं। तो फाइटोट्रॉन में CO2 का अमाउंट बढ़ा करके चेक किया गया कि प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है, तो देखा गया कि वहां पर जो सीड ग्रेन वगैरह थे उनके साइज उनके छोटे हो गए। तो यहाँ पर हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होगा, प्लांट जो उसकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बट प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में तो फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन टेम्परेचर में फर्क दिख रहा है। जहां पर अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। आज के टाइम पे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है प्लस। हाँ समझ गए क्या? तो इस तरीके से क्या देखा, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत ही भयानक खतरा है। ठीक है, चलो ये तो बात होगी किसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन होल वगैरह जो है वो कैसे, ये डेटा जो है वो ध्यान रखना है। ये कुछ डेटा आ रहे हैं, कितना डेटा कौन सा गैस होता है, ये डेटा है।
ओजोन जो है उसे याद होगा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तब दो कैटेगरी में बांटा था, एक गुड ओजोन और एक बैड ओजोन। ये कौन बॉब मारने की बात कर रहा है? चलो, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन होता है कि हमें पता है ओजोन दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक गुड ओजोन है और एक बैड ओजोन। कौन सा गुड ओजोन, कौन सा बैड ओजोन? गुड ओजोन कहां पर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर वाला दिल्ली वाले से समताप मंडल। और बैड ओजोन जो होता है वो होता है ट्रोपोस्फीयर के अंदर, सौरमंडल के अंदर। यानी यदि हमारे सराउंडिंग में ओजोन होगा तो वो हमें हार्म करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में कितनी ऊंचाई पर? लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की जो परत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गुड ओजोन है, क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन यूवी रेस। यस, अगेंस्ट यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाना है। अब अल्ट्रावायलेट किरणों में भी हम देखते हैं तीन टाइप के, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। क्या होता है? ये गुड ओजोन जो है ये यूवीए को पूरी तरीके से रोक लेता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि यूवीए आएगा तो ये इसे पूरी तरीके से रोक लेगा। यूवीबी यदि आएगा तो उसे ये आने देगा कुछ पार्ट, लगभग 50% of some part of UV beam will penetrate and come to earth। और UVC जो है वो यहाँ से दूर रहता है और UVC हार्मफुल नहीं है। अब क्या होगा? जब तुम धूप में जाते हो यदि तो चश्मा लगा के जाते हो, घर वाले बोलते हैं सूरज की तरफ नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि सूरज से जो रोशनी आती है उसके अंदर यूवी हीट का काफी सारा अमाउंट है जो इस ओजोन लेयर को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। और यदि हम नेकेड आई से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारी कॉर्निया को अफेक्ट करेगा और इससे हो जाएगा स्नो ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? स्नो ब्लाइंडनेस। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे लिए सोलर रेडिएशन में सबसे ज्यादा खतरनाक यूवीबी है। यूवीए के कंपेयर में भी यूवीबी जो है वो ज्यादा खतरनाक है। भाई यूवीए से भी कैंसर हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो स्किन कैंसर कॉज करते पड़ा तो बहुत डीप पेनिट्रेट नहीं करेंगे, सरफेस पे रहेंगे तो सरफेस का कैंसर जो है यानी स्किन वगैरह का कैंसर जो है वो कॉमनली कॉज करते हैं यूवी रेज ओवरऑल। यूवीबी की यदि हम बात करें तो स्नो ब्लाइंडनेस करता है। और ये यूवीबी जो है, जो लोग वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, देखा होगा वो एक ऐसा मेटल का रखे होते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा बहुत डार्क कलर का एक कांच जैसा लगा होता है। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग करते हैं उसमें भी काफी सारा यूवी बी निकलता है और वो उससे उसे रोकते हैं कि आंखों पे सीधे ना पड़े। अदरवाइज क्या हो जाएगा? स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जिसमें आईज जो है वो रेड हो जाएगी, आंखों से आंसू आना, आंखें लाल रहना, दर्द होना, ठीक है, और आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, जैसे आंखों में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, चुभ रहा है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स जो है वो स्नो ब्लाइंडनेस में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना यूवीबी इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यूवीसी जो है वो कम खतरनाक है या उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो धूप में यदि हम ज्यादा घूमते हैं तो हमें ये नुकसान करता है सबसे ज्यादा और स्किन वगैरह के कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज का फिर भी इससे ज्यादा डेंजरस कौन है? यूवीए। यदि ये यहाँ से रुके नहीं तो ये तो सबको निपटा रहा है। यूवीए तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इस ओजोन लेयर ने हमको बचा लिया किससे? यूवीए से। और यूवीबी का भी एक बड़ा भाग जो है वो ये रोक देता है। समझ गए क्या? अब क्या हुआ? ये प्रेजेंट कहां पे? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको मेजर करते हैं किससे? हम डीयू डॉप्लर यूनिट
मेजरमेंट क्या है इसका? तो ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो किस में, कौन सी यूनिट में नापते हो? डॉप्सन यूनिट में नापते हो, ठीक है। तो अब क्या, यदि यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, अब ये डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, डिप्लीशन कैसे हो रहा है? डिप्लीशन के पीछे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है CH, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे घरों में, गाड़ियों में जो AC है उसमें यूज होता है, जो रॉकेट जेट वगैरह होते हैं उनके अंदर यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे हार्म करेंगे? जैसे मान लीजिए CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, क्या होता है? अच्छा पहले नॉर्मली क्या हो रहा है वो समझो, फिर हम स्टेप क्या करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ओजोन है, ओजोन ये यूवी रेस को कैसे रोकेंगे? ओजोन है, जब इससे यूवी रेस टकराती है तो क्या करती है, इस ओजोन को ब्रेक कर देती है O2 प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के थ्रू। फिर क्या होगा, मान लो ये दोनों के ऊपर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल आएंगे, वापस से O3 में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि O3 टूटता है ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल में, वो फ्री रेडिकल वापस O2 से जुड़ जाता है और फिर से O3 बना देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस बार बार चलती रहती है और ओजोन का नंबर जो है वो लगभग मेंटेन रहता है। सर हेलो ब्लर है सर, सर ब्लर है और पॉज भी हो रहा है वीडियो। लग रहा है क्या सर? यस सर, पॉज भी हो रहा है। यस सर, क्लियर हो रहा है फिर ब्लर हो रहा है। अभी क्लियर हो रहा है। रुक के हो रहा है, अभी क्लियर है मेरे में, तो बीच बीच में ब्लर हो रहा है। क्लियर है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो कि ओजोन जो है वो बनता और ब्रेक होता रहता है, लेकिन यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मामले में चले तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा CF2Cl प्लस Cl2 इस तरीके से। अब क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन का O2 है मान लो और Cl का फ्री रेडिकल है, तो ये इनसे रिएक्ट कर लेता है, फ्री रेडिकल इनसे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। रिएक्ट करने का तो क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली मान लो सपोज एक ही कंपाउंड बन गया, तो जो फ्री ऑक्सीजन था या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो वो Cl से रिएक्ट कर रहा है, 2Cl 2Cl2, तो इस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड बनाने लग जाएगा और ये फ्री ऑक्सीजन जो फ्री रेडिकल था इसका अमाउंट कम कर देगा ताकि ये वापस से इसे जुड़ के ओजोन ना बना पाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ओजोन का नंबर जो है वो अमाउंट जो है वो कम होने लग जाएगा, इसे ही हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह से याद होगा तुम्हें कि अंटार्कटिका के ऊपर एक होल जैसा भी दिखने लगा था, होल जैसा जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ओजोन होल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर छेद हो गया। ओजोन होल का मतलब पहले बच्चे ये समझते थे कि वहां पर एक छेद बन गया, नहीं, तो फिर क्या है, वहां पर ओजोन परत जो है उसकी थिकनेस जो है वो कम हो गई, ओजोन परत की थिकनेस जो है उसमें काफी ज्यादा कमी आ गई। तो इस तरीके से अब इसके बाद में बच्चों यहाँ पर एक इसका टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओजोन डिप्लीशन जो है वो मोस्टली अर्ली अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल की फॉर्म में दिखाई देता था। पहले तो इसका जो डायमीटर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट ग्रेजुअली अब ओजोन होल जो है वो थोड़ा हील हुआ है, ओजोन होल जो है उसकी हीलिंग हुई है, ठीक है, पहले के कंपेयर में भी कम हो। ओजोन होल अगस्त से अक्टूबर में दिखता है, क्यों? एक बार ये भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर ओजोन होल का दिखना पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, तो इसका रीजन है बच्चों की ये जो सीजन होता है इस सीजन में, अच्छा देखो, तो यदि हम बात करें ट्रोपोस्फियर की थिकनेस की, तो ट्रोपोस्फियर जो होता है ये हमारा अर्थ है, तो ट्रोपोस्फियर जो है वो यहाँ पर ठीक है, सौरमंडल जो है यहाँ पर ठीक है, कितना ठीक है,
यहाँ पर लगभग 15-16 किलोमीटर क्या ट्रोपोस्फियर, लेकिन ट्रोपोस्फियर की इंटेंसिटी हम यहाँ पर देखते हैं पोल के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर, तो 1 किलोमीटर, यानी वायुमंडल जो है वो यहाँ पर चौड़ा है और ध्रुव की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी से ऊंचाई कम होती है, इस तरह। तो इस वजह से क्या होता है, इस सीजन में जब यहाँ पर ध्रुवीय हवाएं चलती, पोलर वर्टेक्स, चक्रवात जैसे आते हैं, इस तरीके से तो हम पोलर वर्टेक्स जैसे चक्रवात, तो क्या होता है, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर तक, यानी ये स्ट्रेटोस्फियर जो है उसको भी छेड़ता है, स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाता है, ये पोलर वर्टेक्स है। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है वो डिस्टर्ब है, और वहां पर नॉर्मली क्या होता है, क्लाउड जो है तुम्हें कहां पर मिलेंगे, सौरमंडल में, ट्रोपोस्फियर में। क्या स्ट्रेटोस्फियर में भी क्लाउड बनते हैं क्या? तुमने सुना होगा बचपन में क्वेश्चन की जो एरोप्लेन है वो समताप मंडल में ही क्यों उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में क्यों उड़ते हैं? बोलो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वहां पर क्लाउड वगैरह जो है वो नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी ऊंचाई कम होने की वजह से स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वगैरह भी बन जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, वो इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं या हार्म करते हैं। तो क्या कारण हो सकता है? हो सकता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड पोलर वर्टेक्स। ठीक है, तो इन रीजन की वजह से उस एरिया में हमें देखने को मिलता है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बनाया गया था कहां पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा। पता है सबको? क्या हो गया, गायब हो गए क्या? यस सर। है सर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में बनाया गया था और इफेक्टिव हुआ था कब से? 1989 से। ठीक है, और इसमें किया किस बात पे मतलब एग्रीमेंट हुआ था कि सारी कंट्रीज जो है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ज्यादा सीएफसी बना रही थी, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनके एमिशन पे कंट्रोल लगाया जाए, उसके रिलेटेड था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद में डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और मेंटेनेंस। देखो सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये सब क्या है? देखो यदि पेड़ है, जंगल है, हवा चलेगी तो क्या सॉइल इरोड होगा? नहीं होगा। यदि डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल काटे जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब हवा बहेगी तो उसके साथ में सॉइल इरोजन जो है वो होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा एक तरीके से। ठीक है, देन यदि फॉल्टी इरिगेशन है, क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं तो वाटर जो है, मान लो किसी ने क्या किया, किसी ने पानी ऐसे दिया कि पानी बाहर जा रहा है, जमीन के अंदर जा नहीं रहा, और पानी जो है वो बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, अपने साथ जितने भी उस लेयर में मिनरल थे उन सबको भी बहा के ले जा रहा है। एक जगह पे जहां वो पानी रुकेगा क्या होगा, मिनरल्स की यानी जो सॉल्ट होगी उसकी एक पतली सी परत जैसी बन जाएगी। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर टेक्निक यदि यूज करते हैं इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई करने के लिए, तो उससे क्या होगा, उससे वाटर लॉगिंग भी होगी और सॉल्ट वगैरह जो है उसकी परत भी जमा हो जाएगी, जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करना है या डिफॉरेस्टेशन से रोकना है, तो उसके लिए। और फॉरेस्ट को कंजर्व करने का, डिफॉरेस्टेशन का एक और इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो है जूम टेकिंग, जूम कल्टीवेशन, स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर। क्या होता है ये? कुछ कबीले ऐसे हैं जो घुमक्कड़ हैं, कुछ घुमक्कड़ जातियां होती है जो क्या करती है, जो एक जगह पर नहीं रहती है, वो उधर जो उधर घूमते रहते हैं। तो क्या करते हैं वो यदि ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर, मान लो वहां पे जंगल था, तो क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं और वहां पर क्या करते हैं, खेती करना स्टार्ट।
कुछ टाइम वहाँ रहते हैं, खेती करते हैं, बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और जो फसल वगैरह उसमें आग लगा देते हैं, मतलब कटाई के बाद जो बचा, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वेट करते हैं कि फिर वो इधर उधर घूम रहे हैं, फिर काफी सालों में जाके वो धीरे धीरे वापस से खेती करने लायक होगी तो वापस से यूज हो सकता है। तो इस पर्पज के लिए कई बार जंगल जो है काटे जाते हैं। इसे हम जूम कल्टीवेशन या स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं कुछ। और यदि मैं बात करूं कि जो मेजर लॉस है फॉरेस्ट का, डिफॉरेस्टेशन जो है, जो ऐसा माना जाता है कि 40% के अराउंड एरिया जो था वो जंगलों से कवर था, फॉरेस्ट से कवर था, वो आज कितना रह गए? 40% से घट के मुझे लग रहा है 25% के आसपास रह गए। ठीक है, तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है इतना भयानक, उस डिफॉरेस्टेशन के पीछे एक और भी जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या है? कैटल रेंचेस बनाना, खेती करना, ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इन सब की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी इंडिया में फॉरेस्ट लैंड जो है टेरेस्ट्रियल पार्ट पे उसको 33% तक होना चाहिए, और पहाड़ों के ऊपर मोर देन 60% है, 66-67 के आसपास देखा, इतना होना चाहिए। ठीक है ना? और इसके लिए यदि मैं बात करूं कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ क्लासिक एग्जाम्पल है केस स्टडी की लोगों ने कैसे फॉरेस्ट को कटने से बचाए हैं, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन था? एक तो अमृता देवी बिश्नोई, मेजरली डिस्ट्रिक्ट जो है जोधपुर के आसपास में है। तो जोधपुर के आसपास में मेजरली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या हुआ, एक बार वहां पे जो राजा है उसने अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ महल में कुछ नए नए वो बनाने, मतलब फर्नीचर वगैरह, तो जंगल काट से लकड़ियां काटते, तो लकड़ियां काटने के वहां पे अमृता देवी जो वो कुछ अपना लकड़ियां डिजाइन होती है, कुछ कर रहे थे काम। तो उन्होंने देखा कि राजा के सैनिक जो है वो जंगल काटने के लिए आए, तो उसने मना कर दिया, जंगल नहीं काटने देंगे। राजा ने बोला क्यों नहीं काटने दोगे भाई? आदेश, सैनिकों ने बोला राजा का आदेश है, क्यों नहीं काटने दोगे? इसने बोला कि नहीं भाई, हम हमारे लिए तो ये जंगल जो है वो सब कुछ है, हम तो नहीं काटने देंगे। तो उसने बोला कि ना कि हम तो काटेंगे। तो उसने बोला पेड़ पे वो चिपक गए, बोला नहीं हम नहीं काटेंगे। तो राजा ने क्या किया? हाँ, साथ नहीं काटा। तो ये बात जो है वो गांव तक पहुंची, बहुत ही आखिरी तरह गांव में फैल गई। तो गांव के बहुत सारे लोग जो आ गए, सबने पेड़ों को बोले कि भाई यदि जंगल काटना तो हमें काटना पड़ेगा। तो इसमें काफी सारे लोग मारे भी गए थे, और बहुत बहादुरी दिखाई थी गांव वालों ने, और जंगल को बचाया था। तो क्लासिक एग्जांपल है, इसलिए अमृता देवी बिश्नोई के नाम से एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड को भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, जो भी कुछ इस तरीके की स्पिरिट दिखाते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए उनके। ठीक है, और ऐसे ही एक चिपको मूवमेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने स्टार्ट किया। कौन सा चिपको मूवमेंट? कहां पर हुआ था ये भी हुआ था? ये हुआ था हिमालय वाले रीजन के अंदर, गढ़वाल जो है वहां पर हुआ, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पर भी क्या हुआ, ऐसे ही कुछ लोग जब जंगल काटने के आए थे, तो गांव के लोगों ने क्या किया, पेड़ के को चिपक गया, बोला कि काटने देंगे, ऐसे ही होगा, हमें काटना। और बिल्कुल एक ऐसा मूवमेंट साउथ इंडिया में भी हुआ था जिसको हम एपिको मूवमेंट बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो जंगल को बचाने के लिए, डिफॉरेस्टेशन में उसको रोकने के लिए लोगों के एक बड़े लेवल पे जो मूवमेंट है। ठीक है, देन इसके बाद में एक है जेएफएम के बारे में पढ़ा था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था। क्या कि ना वहां पर जंगल थे, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह थे और गांव वाले थे, तो गांव वाले जंगल के पेड़ काटते थे, उनको जो भी चाहिए वो उसके लिए। तो बड़ा मुश्किल हो गया था फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स थे उनके लिए इसको रोक ही नहीं पा रहे थे, कहां कहां पर क्या करेंगे, और गांव वाले साथ नहीं देंगे तो कैसे क्या उनको मारेंगे? तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांव के जो प्रधान थे उनके साथ बैठ के मीटिंग की। उन्होंने बोला कि देखो हमें फॉरेस्ट को बचाना है, जंगल को ऐसे ही हम काटते रहेंगे तो जो भी लॉसेस है वो होता है। और उन्होंने बोला कि भाई आपको जंगल से जो भी हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं या लकड़ियां मिल रही है, वो हम बांटेंगे आपसे, ठीक है, उससे आपको भी बेनिफिट होगा।
और आप गांव वालों पे ध्यान रखो कि गांव वाले जो है वो पेड़ ना काटे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ जिसके अकॉर्डिंग गांव का ही कोई आदमी होता था जो प्रधान होता था, जो क्या करता था, बाकी लोगों को, अपने गांव के दूसरे लोगों को जंगल काटने से मना करता था या रोकता था, और उसके बदले में गांव वालों के साथ में वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम थी वो जो भी लकड़ी या कुछ जो भी प्रोडक्ट होते थे वो शेयर करते थे। तो इस तरीके से एक जॉइंट मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। किस चीज का? गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर है उनका और गांव के लोगों का, इसीलिए हम बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें बेनिफिट दो लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है उसको रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो है वो हमने पढ़े। क्लियर हो गई बातें? तो इसी हिसाब से चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है, क्लियर है बातें? ये इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट है बहुत सारा, और ये तुम्हें एनसीईआरटी से एज इट इज रीड कर लेना है, कुछ डेटा वगैरह जो एनसीईआरटी में दिए वो याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? ह्यूमन प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे क्या? प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब भी रह रहा है 12th का टॉपिक। और एक चैप्टर बचा उसको पहले पढ़ा दो ना, 12th का दो, 12th का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा कर लेंगे, वो जो प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर और एससीपी वगैरह है उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में मिलेंगे। एक लेक्चर में ही करेंगे वो कंप्लीट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा सा चैप्टर नहीं है ना, सिंपल सी बातें एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ठीक है। फिर हम 11th का आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलो फिर आज का लेक्चर जो है उसे यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, Good night, गुड नाइट सर, बाय। थैंक यू सर।